मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो मेरे डियर साथियों, हमारा डी जो ब्लॉक है वो चल रहा था और आज हमारा डी ब्लॉक बिल्कुल फिनिश होने वाला है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की हमारे पास और हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो भाई, सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है। देखो भाई, पहले तो हम आज जानेंगे अपचायक और ऑक्सीकारक जो है ना गुण है, ये जानेंगे, और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जाम में बनते हैं, आते हैं, और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर उनको सीखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सीखिएगा कि जो अपचायक है, क्या है बेटा, अपचायक है, ये क्या होता है, और जो ऑक्सीकारक है ये क्या होता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो देखो, आपको वैसे भी पता है यार, है ना, कि जो अपचायक है ना वो आपका ऑक्सीकरण का उल्टा है। किसका उल्टा? ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अपचायक होता है, ठीक है। और अपचायक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अपचायक या ऑक्सीकारक कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक, या फिर इसको अपन अपचयन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपचयन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाले शब्द आएंगे, जो अपचायक और ऑक्सीकारक शब्द लिखे हैं ना, ये अपचायक शब्द लिखा है और ये शब्द लिखा है ऑक्सीकारक। यहाँ पर मैं इन शब्दों को बोलूंगा, तो आप इन शब्दों को ही जानिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति अपचायक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकारक, ये आप पहले से सीख चुके हो, है ना। पहले से आपको आता भी है, मैंने आपको सिखाया भी था। चैप्टर नंबर जो 2 पढ़ा रहे थे ना, उसमें तो आपने ये पढ़ा ही था, है ना, ठीक है। और उसमें हमने एक श्रेणी भी देखी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हमने इलेक्ट्रोड विभव भी देखे थे इनके, है ना। चलो, तो ये चीज आप जानते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन ज्यादा अपचायक होगा और कौन कम अपचायक होगा, कौन ज्यादा ऑक्सीकारक होगा और कौन कम ऑक्सीकारक होगा, मेन बात ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। और भाई, इसको जानने के लिए आपको डी के कक्षकों को थोड़ा जानना पड़ेगा। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन फिर भी मैं एक बार और समझाऊंगा, एक बार और बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डी कक्षक को लिख रहा हूँ। कौन सी कक्षक को लिख रहा हूँ? डी कक्षक को, है ना। ये डी कक्षक, जो डी उपकोष लिख रहा हूँ, कौन सा उपकोष लिख रहा हूँ? डी। तो डी उपकोष में बेटा कितने कक्षक होते हैं? आप बोलोगे 5, है ना। कितने होते हैं बेटा? 5। तो बताओ, डी स्थायी कब होता है? तो आपको पता है सर, जो डी है वो स्थायी कब कब होता है, कौन कौन सी कंडीशन में स्थायी होता है? तो आपको पता है डी है, ये जब कंडीशन में स्थायी होगा जब पूर्ण पूरित होगा। कैसा होगा बेटा? पूर्ण पूरित होगा, है ना। और सर, ये जब स्थायी होगा जब ये अर्धपूरित होगा। कैसा होगा? अर्धपूरित होगा। तो पूर्ण पूरित में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, और अर्धपूरित में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अर्धपूरित में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ये दोनों कंडीशन है बहुत स्थायी वाली, है ना। ये स्थायी वाली कंडीशन है। सबसे ज्यादा स्थायी इसमें कौन रहेगा? ये वाला। और उससे थोड़ा सा कम कौन रहेगा? ये वाला होगा। ये स्थायी कक्षक हैं। अगर कोई इनको प्राप्त कर लेता है तो स्थायी हो जाता है। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्थायी हैं, और स्थायी चीज को तोड़ना हमें दिक्कत वाली बात है ना। ये उसी प्रकार होता है जैसे हमारे पास एक मकान है, पक्का मकान, और एक हमारे पास झोपड़ी है। तो आप बताओ किसको आसानी से तोड़ दोगे? आप बोलोगे झोपड़ी को आसानी से तोड़ देंगे, और पक्के मकान को तोड़ने में सर थोड़ी मेहनत लगेगी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, है ना। और हर किसी के पास ज्यादा ऊर्जा होती नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्थायी ये रहेगा, उससे कम ये स्थायी रहेगा, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आपको मैंने ये भी आपको मैंने पढ़ा के रखा है कि जो आपका 1 2 3 4 5, मैंने आपको ये भी पढ़ा के रखा है बेटा कि जो आपका डी होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। ये हमारा होता है T2G होता है, और ये होता है हमारा TG। बोलो, होता है कि नहीं? हाँ। तो ये होता है हमारा T2G और ये होता है हमारा TG, होता है ना, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं इसको इतना भरूं, तो आप क्या बोलोगे? कौन फुल भरा है या कौन आधा भरा है? तो आप बोलोगे सर, जो T2G है वो आपका अर्धपूरित है, मतलब ये स्थायी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। यहां पर अगर मैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं? 8, है ना। कितने भर दिए मैंने? 8 भर दिए। अब देखो, यहाँ T2G पूरा भरा है और जो TG है वो आधा भरा है। तो सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा, उससे कम ये, और उससे कम ये, है ना। और इससे भी कम होगा एक, इससे भी कम होगा ये, ठीक है ना। इससे भी एक कम होगा। कौन सा वाला? 1 2 3, ये वाला। क्योंकि अभी यहाँ पर आपका जो है ना T2G आधा भरा है ना, अर्धपूरित भी तो स्थायी होता है, तो ये स्थायी, ठीक है ना।
और इससे कम फिर वो अपूर्णी वाला आएगा। इससे कम कौन सा आएगा? अपूर्णी वाला आएगा। जैसे मान के चलो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो आपका T2G भरा है ना ही Tg भरा, ना ही D आधा भरा, ना ही D पूरा भरा, तो ये सबसे कम स्थायी होगा। ये होगा सबसे कम स्थायी। ध्यान सुनना, सबसे ज्यादा स्थायी ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। ठीक है ना। अब ये और किसी टाइप का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे मेरा कहना मैं इसलिए ये चाह रहा हूं आपसे कि जो सबसे कम स्थायी होगा वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जो सबसे कम स्थायी होगा ना वो सबसे जल्दी, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो सबसे ज्यादा अपचायक होगा। जो सबसे आसानी से, सबसे आराम से, कोई बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो वो ज्यादा अपचायक होगा। जैसे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इनमें सबसे ज्यादा अपचायक ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा? ये होगा। तो ये जो सबसे ज्यादा अपचायक होता है वो सबसे कम ऑक्सीकारक होता है। तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन है? ये, तो सबसे कम ऑक्सीकारक ये होगा। अब यहां पर सबसे कम अपचायक कौन है? ये, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक फिर ये होगा। ये उल्टा है ना एक दूसरे का, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो सबसे ज्यादा अपचायक होगा। इस पॉइंट को आप समझ लो, इस बात को आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये अपचायक और ऑक्सीकारक का कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। अब मैं इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। इन क्वेश्चन को आप करिएगा, इन क्वेश्चन को आप समझिएगा। आप इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है, इसी कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। ठीक है, आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लेके आऊं, चलो लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये देखो, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, यहाँ क्वेश्चन में लिखता हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन है Cr2+ व Fe2+ में कौन प्रबल अपचायक है? कौन प्रबल अपचायक है? कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन। हमसे ये पूछा है कि जो Cr2+ है और जो Fe2+ है, इनमें कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले भाई, अगर आपको इसका अपचायक वाला गुण देखना है तो इनके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। क्या कर दो भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Cr2+ का करना है। किसका करना है? Cr2+ का। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले भाई हमें Cr का करके देखना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया था, अगर किसी आयन का करना है तो उसके मूल परमाणु का आप पहले कर लिया, है ना, या फिर इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है ना। चलो, तो मेरे को पता है, अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, आप डायरेक्ट Cr का ही कर लेना, क्योंकि आप सीख चुके हो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, Cr2+ का करना पहले, लेकिन करना किससे? Cr से। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d4 आएगा। कितना आएगा? 3d4 आएगा, है ना, क्योंकि इसका 24 होता है ना। कितना होता है? 24 होता है, तो 2 तो ये दान कर देगा, तो 3d में 4 ही बचेगा, है ना। 24 होता है ना, 2 दान कर दिया, तो 18 और 4 22, और 2 दान कर दिए, हो गया 24। ठीक है, तो ये होगा। अगर हम इसके D में देखें, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4 है इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्लियर है बात? 4। ठीक है ना। चलो, अब बताओ, अभी ये बताओ अस्थायी है। अब ये क्या है? अस्थायी। कैसा है? अस्थायी। क्यों है? क्योंकि आपका जो D है वो ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्ण पूरित है, तो अस्थायी है। और ना ही देखो T2G पूरा भरा, ना ही आधा भरा, तो ये अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी। अब अस्थायी होने के कारण ये क्या करेगा? स्थायित्व प्राप्त करेगा। हर कोई चाहता है कि स्थायित्व प्राप्त करें, तो जैसे ही स्थायित्व करेगा प्राप्त, तो ये Cr जो है वो 2+ से 3+ में बदलेगा। और जब Cr 2+ से 3+ में बदलेगा, मतलब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और दान कर देगा, तो 4 में से एक और दान कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है? 3d3 बचा, है ना। और जैसे ही 3d3 बचा, तो अब यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1 2 3। तो इस कंडीशन को देखा जाए तो भैया T2G है ना, अर्धपूरित है। इस कंडीशन में देखो T2G अर्धपूरित है। यहाँ देखो T2G अर्धपूरित नहीं था, ना ही ये आधा भरा था, इसको नहीं देखा जाएगा। अब ये मत देखना कि भैया ये सर T2G आधा तो भरा है, फिर भाई ये तो
ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, इसने तो इसको सब बिगाड़ दिया। अब देखो आधा भरा है, तो अब ये स्थायित्व प्राप्त कर गया। पहले स्थायी नहीं था, अब ये स्थायित्व प्राप्त कर गया। तो ये स्थायित्व प्राप्त कैसे किया? इलेक्ट्रॉन को दान करके, इलेक्ट्रॉन को दान करके अब स्थायी आ गया, है ना। अभी हमने Cr को देखा, केवल किसको देखा? Cr को। अब आप किसको देख रहे हैं? Fe को। किसको देख रहे हैं? Fe को। तो यहाँ पर Fe2+ का करो, तो Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 26 होता है, तो 24 होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे। 2 दान कर दिए ना, तो ये आपका आर्गन और 24 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरो, है ना, इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो भर दी। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा इसको आप गोल कर दो, इसको आप देखो ही मत, आप इसको और इसको देखो, तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। हाँ, ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है, क्योंकि ये आधे से ज्यादा भरा और ये देखो सर आधा ही नहीं भरा। तो सर ये ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि ये आधे से ज्यादा भरा है ना, और ये तो आधे ही नहीं भरा, तो ये ज्यादा स्थायी होगा और ये कम स्थायी होगा। होगा कि नहीं? अब ये ज्यादा स्थायी होगा, है ना, तो ये स्थायी ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही है। तो बताओ आसानी से इलेक्ट्रॉन दान ये करेगा या फिर ये करेगा? तो देखो ये कम स्थायी है, कम स्थायी होने के कारण ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कर देगा दान, और ये थोड़ा सा कम जो आसानी से करेगा, मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत में करेगा, ये थोड़ी सी परेशानी में दान करेगा, मतलब ये ज्यादा इजीली कर देगा और ये कम इजीली करेगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दान तो ये भी करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन दान करके भैया Fe3+ में बदलेगा, है ना। और जब Fe3+ में बदलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और दान कर देगा, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। और जब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये स्थायी प्राप्त कर लेगा, स्थायी प्राप्त कर लेगा, और ये स्थायी प्राप्त करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। देखो ये स्थायी प्राप्त कर गया, एक इलेक्ट्रॉन दान करके ये स्थायी प्राप्त कर गया, एक इलेक्ट्रॉन दान करके ये भी स्थायी प्राप्त कर गया। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा स्थायी है और ये थोड़ा सा कम स्थायी है, क्योंकि ये देखो आधा भरा, इसमें T2 आधा भरा, तो ये ज्यादा स्थायी और ये कम स्थायी है कि नहीं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा ना कि ये करेगा, है ना। तो आप इसमें यही लाइन लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला है। क्या लिख सकते हो कि, है ना, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Cr2+ प्रबल अपचायक है, Cr2+ प्रबल अपचायक है। बस आप यही बता देना, इतनी सी लाइन लिख देना, आपका काम खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, फिर तो अपन को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो अपन ये बता चुके ना, है ना। तो उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Cr2+ आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर देगा Fe2+ की तुलना में, इसलिए Cr2+ ज्यादा स्थायी रहेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इतना आसान होता है, थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती अपन को, फिर समझ रहे हो आप? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, देखो ये हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई जो Mn जो Cr2+ है वो अपचायक है। देखो हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है, हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ये ऑक्सीकारक का भी काम कर सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना, ठीक है ना। अब बोला है कि Cr2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है। क्यों? जबकि दोनों में D4 विन्यास होता है, जबकि दोनों में क्या होता है? D4 विन्यास होता है ना। ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है, ये बताना है हमें, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे बताएंगे, जैसा अभी ये बताया था ना, उसके आधार पे ही बताएंगे। तो देखो इधर यहां पर आप Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तो Cr2+ का करोगे तो यहां पर ये रहा हमारे पास आर्गन, क्या रहा? आर्गन, ठीक है ना। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 दान कर दिए तो 22 बचेंगे ना, तो मतलब 3d4 ये आएगा आपका, आएगा ना, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कैसा है, अभी यहां पर अगर हम देखें तो ये जो D है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो दिख रहा है ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन, देखो अपचायक बताना है, अब अपचायक बताना है मतलब इलेक्ट्रॉन दान कराना पड़ेंगे। अब जब अपचायक बताना है तो इलेक्ट्रॉन दान कराने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये दान कर देगा तो इसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे?
3 बचेंगे और ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था लेके आएगा 3+, मतलब Cr से Cr2+ से Cr3+ बन जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब ये होगा, ठीक है, 3d3 और अब हमारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब हमारे पास D में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। और जिससे हमारा जो T2G है वो आपका अर्धपूरित हो गया और अर्धपूरित होने के कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर गया। मतलब ये तो आपका अस्थायी था, ये तो आपका अस्थायी था, लेकिन ये स्थायी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें T2G अर्धपूरित हो गया। अभी तो ये ना तो अर्धपूरित में था ना पूर्ण पूरित में था, लेकिन अब देखो ये अर्धपूरित हो गया, है ना? ठीक है, तो ये हो गया, तो स्थायित्व प्राप्त कर गया। क्या प्राप्त कर गया? स्थायित्व। तो स्थायित्व प्राप्त कैसे किया? इलेक्ट्रॉन दान करके। स्थायित्व इसने प्राप्त कैसे किया? इलेक्ट्रॉन दान करके। कैसे किया? इलेक्ट्रॉन दान करके। तो इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना कि Cr2+ अपचायक है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करके Cr3+ बना लेता है, जिसमें T2G अवस्था अर्धपूरित होती है, जिसमें T2G अवस्था अर्धपूरित होती है, जिससे स्थायी हो जाता है। जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है। अब Mn2+ की बात देखो, तो ये हमारे पास Mn2+ है। अब Mn2+, Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो, 25 होता है। अब 2 दान कर दिए तो क्या, कितना बचा? 23 बचा। कितना बचा? 23। तो मतलब ये आपका Ar और यहां पर आपका 2+ है ना? कितना है? 2+ है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 आएंगे, है ना? नहीं 25 है ना इसका। Mn, एक सेकंड में देखता हूँ, Mn3+ है शायद, है ना? Mn3+ की बात हो रही है, ठीक है ना? हाँ, Mn3+ की बात हो रही है, ये Mn3+, ठीक है, Mn3+ की बात हो रही है ना, गलती से, ठीक है ना, ये लिखा गया था, है ना? तो ये R मतलब 18 और ये 3 दान कर दिए, तो अब इसका 25 होता है, 3 दान कर दिए तो 22 ही बचे ना, 25 होता ना, तो 22 बचे, तो 18 और 4 22 हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें भी D4 है और इसमें भी D4 है। अब इसका अगर हम D देखें तो इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन हमें यहाँ पर इसको ऑक्सीकारक बताना है। अब ऑक्सीकारक बताना है मतलब इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कराना है। क्या कराना है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये भैया Mn2+ में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहा है। यहाँ देखो दान करा रहे थे तो 3+ में आया था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो M2+ में जाएगा। अब जब 2+ में आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो ये आपके 3d5 हो जाएंगे। 4 थे, एक और ग्रहण कर दिए, 5 हो गए। अब जैसे ये 5 में आया, जैसे ये 5 में आया तो D जो है ना आपका अर्धपूरित हो गया। D कैसा हो गया? अर्धपूरित, मतलब ये अभी स्थायी हो गया। ये पहले कैसा था? अस्थायी था। अब यहाँ देखो स्थायी हो गया, है ना? स्थायी हो गया। अब स्थायी हो गया मतलब इजीली इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हुआ ना, तो ये ऑक्सीकारक का प्रवृत्ति का होगा। कौन सी प्रवृत्ति का होगा? ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होगा। तो आप यही लिख सकते हो कि उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Cr2+ इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करके Cr3+ बना लेता है, जिसमें T2G अवस्था अर्धपूरित होती है और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि Mn जो है ना इलेक्ट्रॉन दान करके करता है। तो ये देखो इतना इजी यहाँ पर आंसर लिखा है। बस ये चीज समझ जाओ, ये आंसर तो आपके लिए फिर मुट्ठी में है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के आधार पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके ये बना रहा है ना? मतलब D4 से D5 विन्यास में आ रहा है और अर्ध, जिससे D आपका अर्धपूरित हो रहा है, और ये D4 से D3 विन्यास में जा रहा है, और ये D4 से D3 विन्यास में जाके T2G जो है ना इसका अर्धपूरित होता है, तो ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ ये भी स्थायित्व प्राप्त कर, बट यहाँ ऑक्सीकारक की बात की तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहा है, यहाँ अपचायक की बात की तो इलेक्ट्रॉन दान करा रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताना ही अपचायक और ऑक्सीकारक का गुण, को आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना? चलो, तो समझ में आया ना? ठीक है ना? तो फिर बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, ठीक है ना? अब देखो बेटा, हमारा ये अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कोई धातु अपनी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? तो इसका कारण ये है कि भैया कोई, देखो आपको पता है कि इंग्लिश आपने 11 में पढ़ा होगा, FON, हॉन, मतलब फ्लोरीन, ये आपका क्या है? फ्लोरीन, क्या है बेटा? फ्लोरीन, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन,
क्या है, ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। और आपने 11 से पढ़ते आ रहा है, ये जो है ना, ये तीनों के तीनों तत्व हैं प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। कौन से तत्व हैं, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। इनके पास प्रबल ऋणावेश होता है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के अंतर्गत आते हैं FON, हॉन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण इनका जो आकार है वो छोटा होता है। आकार कैसा होता है, छोटा। अब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और आकार इनका छोटा है, पता। तो इस गुण के कारण, और आपको पता है कि जो संक्रमण तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। जो आपके संक्रमण तत्व हैं वो प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं, और प्रबल धन विद्युतीय तत्व को अगर हमें ऑक्सीकृत करना है तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व चाहिए ना। अगर हमारे पास प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है तो प्रबल धन विद्युतीय तत्व को वो उदासीन नहीं कर सकता, ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि कोई जो तत्व है अपनी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्साइड या फ्लोराइड के ही साथ क्यों प्रदर्शित करती है। तो देखो, अगर कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि उस पर प्रबल धनात्मक आवेश है, और प्रबल धनात्मक आवेश को ऑक्सीकृत करना है तो प्रबल ऋणात्मक आवेश चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो प्रबल ऋणात्मक आवेश इन्हीं के पास होता है, ऑक्साइड या नाइट्रोजन या फ्लोराइड के पास ही तो होता है। ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं, इनके पास ही होता है प्रबल ऋण विद्युतीय का गुण। तो प्रबल धन विद्युतीय को संतुष्ट करने के लिए कौन चाहिए, प्रबल ऋण विद्युतीय। और इसी के कारण ये ऑक्साइड या फ्लोराइड में कोई तत्व प्रबल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मतलब कोई तत्व प्रबल ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ प्रदर्शित करता है, यही कारण है। तो आप इसको आंसर में लिखोगे कि ऑक्साइड एवं फ्लोराइड प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, और इनका आकार भी छोटा होता है। इनका आकार भी कैसा होता है, छोटा होता है। इस गुण के कारण किसी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इनके द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। इसीलिए कोई तत्व जो है ना उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही प्रदर्शित करता है। तो ये आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है ना, ये आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन तो अभी तक के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे और हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये हमारा क्वेश्चन पाठनिहित प्रश्न के अंतर्गत ही आता है, और ये हमारा क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व की तुलना कीजिए। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी में +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये ज्यादा स्थायी क्यों रहती है। तो आपको पता है कि भाई जो संक्रमण तत्व हैं, इन प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर बात करें तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, AR, ठीक है ना, AR होता है, और 3D होता है, और फिर 4s होता है ना। तो अगर हम देखो सामान्यता, देखो अगर हम बात करें Mn की बात की, किसकी, या Mn से ही बात कर लो। देखो 25 इलेक्ट्रॉन 25 मतलब 25 जब परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी जब परमाणु क्रमांक 25 होगा तो उधर से अगर बात करें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होती है निश्चित। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब दान करने वाली बात आएगी तो D के ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी S के इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले दान होंगे ना, उसके बाद आपके किसके होंगे, D के इलेक्ट्रॉन दान होंगे। तो जो S4s है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दान करता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 दान करता है। कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ही ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, सबसे ज्यादा +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इसको एक लाइन में ऐसा लिख सकते हो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए सामान्य या स्थायी होती है क्योंकि पहले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और Mn2+ बनता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे इसके तो Mn2+ बनेगा, निश्चित है Mn2+ बनेगा, ठीक है। और विशेष रूप से इसमें जो Mn2+ है वो दर्शाता है क्योंकि ये D5 विन्यास में होता है, और जिंक 2+ दर्शाता है क्योंकि ये D10 विन्यास में होता है ना। क्योंकि जब Mn के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D में 5 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे,
और जब जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो बचेंगे, तो स्थायी प्राप्त कर जाएगा और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आज को समझाई आपको ये समझ में आई होगी, और डी ब्लॉक में अब हम नहीं करने वाले भाई आगे जाए, है ना। आपको जितना बताया है, जितना समझाया है, ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा डी ब्लॉक में, ठीक है ना। डी में आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट बनाने की मैं विधि बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी पहले मैं एफ ब्लॉक करवाऊंगा, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट बनाने की विधि बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप इतना अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ओके। तो मैं कल से अब डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करूंगा और उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।